हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे समझते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है वो ये है कि आखिरी कुछ दिनों में कैसे रेखा गुप्ता का नाम फ्रंट में आया और अंततः उनका नाम कल शाम को घोषणा की गई कि रेखा गुप्ता ही होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। तो लोग, मुझे लगता है कि ये जानना चाहेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर हुआ क्या। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें दावा किया गया कि संघ की तरफ से काफ़ी जोर शोर से रेखा गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया गया। उनकी डिमांड थी कि किसी महिला को बनाना चाहिए। ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, जो कि मूल काडर की व्यक्ति हैं। आप देखिए 1992 में जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में पढ़ती थी, तभी से वो एबीवीपी से जुड़ गई। उसके बाद छात्र संघ की सचिव बनी। उसके बाद आप देखिए वो दूसू की प्रेसिडेंट बनी। फिर महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा के तमाम पदों पर रहीं। अभी वो दिल्ली भाजपा की सचिव भी है, महिला मोर्चा राष्ट्रीय में उपाध्यक्ष रही हैं। तो काफ़ी सारे वो बिल्कुल मूल काडर की व्यक्ति रही हैं। आप देखिए 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2 बार हारी। इस बार शालीमार बाग से जीती, हाँ 2 बार से वो हार रही थी। मेयर भी रही हैं, पार्षद भी रही हैं। तो विचारधारा को तो रिप्रेजेंट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हुआ क्या, अचानक से जो नाम सबसे नंबर 1 पर प्रवेश वर्मा का चल रहा था वो पीछे हो जाते हैं, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन जाती हैं। जेपी सिंह जी। जी जी, देखिए, ये जो रेखा गुप्ता जी का चुनाव पार्टी ने किया है। देखिए, पार्टी की अपनी अपनी कुछ कुछ विचारधारा होती है, कुछ अपनी सोच होती है कि वो किस व्यक्ति को किस पद के लिए योग्य मानते हैं। पहले से भी नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के, या महिलाओं को अधिकार को लेकर के, या महिलाओं के लिए तमाम सारे ऐसे कार्य इस पार्टी ने किए हैं जो महिलाओं के हित की बात होती है। दूसरी बात, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति जो कार्य करता है, वो महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाते हैं, तो बैठाने से पहले उसके किए हुए कार्यों का भी कहीं ना कहीं हम आकलन करते हैं। इस आकलन को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसमें रेखा गुप्ता सबसे योग्य और एक सुयोग्य मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति कहीं ना कहीं से पार्टी और संगठन को मिल गया। रही बात उनके कार्य करने की पद्धति, तो वो बहुत लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े रहे। हार और जीत ये व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी हार के रूप में भी व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है, और कभी जीत के रूप में। तो उनका जो संगठन और पार्टी के प्रति कार्य करने का रवैया रहा, वो लगातार कहीं ना कहीं से बना रहा। उसके साथ साथ देखिए, कहीं ना कहीं से जैसे जब पहले एक नाम चल रहा था प्रवेश वर्मा, हर पार्टी में एक आरोप जो ये लगाया जाता है कि परिवारवाद की राजनीति को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो महिलाओं को लेकर के शुरू से उनकी सोच बहुत पॉजिटिव रही है, कहीं ना कहीं से परिवारवाद की जो राजनीति है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने किसी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जिससे परिवारवाद पर भी अंकुश लग जाता है। दूसरा बिल्कुल बात जेपी यह जी, है मैं कि एक सेकंड जब आपको रेखा रोकूंगा, एक गुप्ता सेकंड मैं आपको रोकूंगा। तस्वीरें आप साफ तौर पर दिल्ली देख की पा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आपको एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, अजीत पवार नजर आ रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए हैं। तो तमाम बड़े चेहरे साफ तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना शुरू हो गए हैं। मंच तैयार है। देखिए मंच पे भाषण इस वक्त मुझे लगता है संबोधित कर रहे हैं लोगों को। तरुण चुग हैं, महासचिव हैं बीजेपी के। तो तमाम बड़े चेहरे पहुंचना शुरू हो गए। किसी वक्त प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, जिसका सभी को मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को इंतजार है। रेखा गुप्ता आज जब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची, उससे पहले उन्होंने कुछ बोला है। शीश महल की जो मैं बात कह रहा था वो आपको सुना देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। शीश महल में रहेंगी या शीश महल में रहेंगी? नहीं। तो नहीं रहेंगी, इतना क्लियर है। प्रवेश वर्मा को लेकर तमाम लोग जो है, मुझे लगता है जो कुछ एक्सपर्ट ये भी होते हैं ना, जो हाव भाव देख के, चेहरा देख के समझते हैं कि भाई वो क्या उनके मनोदशा है, क्या सोच रहे हैं। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे नंबर फ्रंट रनर के तौर पर देखे जा रहे थे। भाई जायंट किलर के तौर पर उभरे थे। अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया था नई दिल्ली से, उस नई दिल्ली से जहां अरविंद केजरीवाल कभी जायंट किलर बन के उभरे थे, और उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। तमाम जो जानकार हैं, तमाम जो मुझे लगता है कि बीजेपी के समर्थक हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि प्रवेश वर्मा ही होंगे मुख्यमंत्री, पर वो नहीं बने। तो लोग कल जब नाम का ऐलान हुआ उसके बाद ये कयास लगा रहे थे कि शायद प्रवेश वर्मा उतना खुश है नहीं है। खुश है कि नहीं वो तो वही जानते हो, मगर वो बोल क्या रहे हैं वो सुना देते हैं आपको। के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने
हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो बहुत सारे वादे किए गए बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने से पहले। अब जाहिर सी बात है कि नेता भी वही कहते दिख रहे हैं कि भाई जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, और मुझे लगता है कि जनता भी ये उम्मीद लगाए बैठी होगी। तस्वीर आपको साफ तौर पर रेखा गुप्ता की नजर आ रही है, जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है दिल्ली की। तो जाहिर सी बात है कि एक चैलेंज होगा रेखा गुप्ता के लिए भी, जो तमाम बड़े बड़े वादे किए गए हैं उनका पूरा करने का। हम रेखा गुप्ता के बारे में बात कर रहे थे कि भाई वो कैसे इस पद तक पहुंची, उनके सफ़र के बारे में आपको बता रहे थे। उनका राजनीतिक जीवन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 1994-95 वो दिल्ली के दौलत आलम कॉलेज में उस स्टूडेंट विंग की सचिव बनी। 95-96 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव नियुक्त हुई। 96-97 में वो डूसू की अध्यक्ष बनी। इसके अलावा 2003-04 में भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव बनी। 4 और 6 के बीच भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव बनी। 2007 से 2009 के बीच महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति MCD अध्यक्ष का पद संभाला। 2009 में दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की महासचिव बनी। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी रेखा गुप्ता। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद बनी। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 11,000 वोटों से आम आदमी पार्टी से हारी। 2020 में शालीमार बाग विधानसभा से फिर वो चुनाव लड़ी, फिर 4,500 वोटों से चुनाव हारी। 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनी गई और 2025 में शालीमार बाग विधानसभा से, जहां से 2 बार वो चुनाव हार चुकी थी, चुनाव जीती, पहली बार विधायक बनी। और पहली बार विधायक बनने के बाद उनके तमाम जो अनुभव रहा है राजनीति में, संगठन में, उसको देखते हुए उनको एक बड़ा तोहफा दिया गया और वो अब बनने जा रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं कबूल, इसको क्या संदेश देने का प्रयास रहेगा बीजेपी? पहली बात तो सौरभ भाई, इसमें एक बात जरूरी है जानना कि आखिर DU के छात्र संघ की राजनीति से निकली हुई एक महिला दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने जा रही है, तो ये सफर आसान नहीं था जी था एक बात। और भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है। ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि ऐसे नेता का मुख्यमंत्री की चयन करना है जो दिल्ली में, अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उसी तरीके से अपने पैर जमाने चाहती है अंगद की तरह, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें जमाई हैं। तो उसे ऐसे नेता की जरूरत थी जो पार्टी का कैडर का भी हो, संघ का बैकग्राउंड भी हो और जिसका कोई पारिवारिक राजनीति से कोई ताल्लुकात भी ना हो। तो ऐसे में देखा गया कि कौन हो सकता है, तो तमाम मंथन, ऐसा नहीं है कि अगर 11 दिन बाद अगर कोई मुख्यमंत्री का चयन हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आप देखिए कि जिस दिन नतीजे आए और जो दिल्ली की सत्ता की धुरी मानी जाती थी, नई दिल्ली सीट, प्रवेश वर्मा जीतते हैं, उस दिन से लेके आज तक प्रवेश वर्मा के नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, वो लगातार बना रहा। इसके अलावा तमाम नेता, विजयन गुप्ता जो लंबे समय तक जीतते रहे, संघर्ष करते रहे। ऐसे में ये रहा कि रेखा गुप्ता कैसे 2 बार चुनाव, आप देखेंगे कि 2 बार चुनाव लड़ी, ये तीसरा चुनाव उनका था, 2 बार वो चुनाव हार चुकी हैं।
इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट काट दिए जो 2 बार चुनाव लड़े और हार गए थे जी। उसमें से ये एक वाहिद अकेली शख्स थी जिनको तीसरी बार मौका दिया गया है। एक चीज ये यानी कि बैक ऑफ बीजेपी द माइंड एक तैयारी जो थी जो मुझे लगता है कि शॉर्टलिस्ट किए होंगे कुछ नाम उसमें था उनका उसमें रेखा गुप्ता का नाम था। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि रेखा गुप्ता उन महिलाओं में से हैं, वो राजनीति में उस समय आती हैं जब दिल्ली की राजनीति में नरेंद्र मोदी संगठन में काम किया करते थे। वो 90 और 96 का जो दौर है वही वक्त है जब ये हुआ करता था और उस वक्त जो है एक कारण ये है। दूसरा चीज़ है कि तमाम उसमें देखा गया कि कैसे वो सिर्फ दिल्ली के सियासी समीकरण में जब सुषमा स्वराज को महिला मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया गया था उनके साथ समय टर्म कम था, उनके पास बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित करने का मौका नहीं है। ऐसे में दिल्ली में रेखा गुप्ता को बना के एक भारतीय जनता पार्टी भी एक शीला दीक्षित अपने यहाँ स्टेब्लिश करना चाहती है। दिल्ली की राजनीति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। वो आज से नहीं, अगर मुगल पीरियड में जाएंगे तो रजिया सुल्तानत का दौर भी दिखेगा आप, तो दिल्ली की सल्तनत में जो महिलाओं का योगदान रहा, दिल्ली जो कैपिटल है और यहाँ के छोटे छोटे फैसले भी बड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज 21 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं मगर कोई और महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक दबाव ये भी था कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जो दिल्ली के समीकरण में फिट हो, महिला भी हो और उसके वोट बैंक को भी साधे। देखिए तो तस्वीरें आ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, रेखा गुप्ता उनका स्वागत कर रही हैं, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। मुझे लगता है कि गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं, किसी वक्त प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। रेखा गुप्ता मुझे लगता है सबसे पहले शपथ लेंगे, उसके बाद उनके 6 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनिंदर सिन्हा, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, ये 6 वो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे रेखा गुप्ता के साथ। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, बगल में उनके दिल्ली के होने वाली मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं आपको, रेखा गुप्ता। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, संदीप कुमार वर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भाई जो उनके सफ़र के बारे में रेखा गुप्ता के और कैसे उनका चुनाव हुआ, क्या हुआ पर्दे के पीछे, ये समझने का प्रयास कर रहे थे, क्या संदेश देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि हमने जो एक तरीके से तरीका देखा है बीजेपी का, वो चौंकाता तो है ना। आप याद करिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो या खासतौर पर राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, तीनों जगह चौंकाया था। और अब जो चर्चा, तमाम बड़े नाम चल रहे थे, विजेंद्र गुप्ता से लेकर प्रवेश वर्मा से लेकर आप देखिए सिरसा साहब का नाम चल रहा था, मोहन सिंह बिष्ट 6 बार के विधायक हैं, उनका नाम चल रहा था, बहुत सारे नाम चल रहे थे, पर रेखा गुप्ता ने बाजी मारी। क्या लगता है आपको, पर्दे के पीछे क्या हुआ? जी बिल्कुल सौरभ जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा और मैं कब से सुन रहा था आपको। देखिए, जब 1 साल पहले जब संघ ने इन्वॉल्व हुआ ना यहाँ पे बीजेपी के चुनाव में कि दिल्ली को किस तरीके से जिताना है, क्योंकि उसका जो टारगेट था, केजरीवाल का एक इमेज ऐसा था कि ठीक है केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता, उन्होंने ऐसा एक इमेज बनाने की कोशिश किया था। लेकिन जो कि घोटालों से उनकी काफी ज्यादा दिक्कतें परेशानी हुई और उसके बाद उनका इमेज जो था वो काफी डाउनफॉल आया। और कहीं ना कहीं देखिए, संघ जो है 1-1.5 साल से दिल्ली में काम कर रहा था, तो संघ को पता है कि कौन से व्यक्ति को कब कैसे लाना है। अब संघ में जो देखिए एक सिस्टम है, मैं इसलिए स्पेशली बात बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ कोई पद नहीं होता, वहाँ दायित्व होते हैं और दायित्व के ऊपर लोग अपना काम करते हैं। आप देखिए उनके स्टेटमेंट कल का सुनिए, आप सुनिए कि ये दायित्व मिला है काम करने के लिए, कोई ऐसा पद नहीं है कि चलिए कल को कोई भी आ सकता है यहाँ पे। एक बात ये, दूसरी बात देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आप देखिए, आप अगर मैं बाकी जितने भी नए मुख्यमंत्री जो बने हैं बाकी स्टेटों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो आप वहाँ एक चीज कॉमन देखिए कि जो चाहे अमित शाह जी के साथ हो या नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, जो काम किया था संगठन में उस टाइम पे, और उसका आप कहिए कि एक तरीके से उसको एक रिजल्ट मिला है, एक फल मिला है कि ठीक है आज आपको एक मौका दे रहे हैं, हम अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक अच्छे काम करने के लिए, एक अच्छे जगह पे काम करने के लिए। तो वो भी एक कॉमन बात है। आप देखिए सबको उठा के देखिए, चाहे मोहन यादव को उठा के देख लीजिए, भजन लाल शर्मा जी को उठा के देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, या तो बहुत फेथफुल वो लीडर रहे हैं किसी न किसी बड़े लीडर के आसपास। एक बात तो देखिए ये भी रहा है। तीसरा मैं फैक्टर आपको बताऊं सौरभ जी कि देखिए, चूंकि सुषमा स्वराज जी का जो अपना सपना था दिल्ली को लेके,
उसको कहीं ना कहीं शीला दीक्षित ने उस पर काम भी किया था। देखिए, अगर मैं बहुत सारी चीजें पिछले उस टाइम की बात करूं, तो जो जो उनकी प्लानिंग थी, जो जो उनके प्रोजेक्ट थे, उसमें कहीं ना कहीं शीला दीक्षित का बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने काम किया। तो वो बीजेपी ये भी चाहती थी कि कुछ इस तरीके का ही सिस्टम बनाया जाए, इस तरीके का ही महिला मुख्यमंत्री लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी हम लोग भर पाए, और साथ ही साथ जो महिला मुख्यमंत्री कोई भी नहीं थी। कई बार आवाज आ रहा था जनता के बीच से, कार्यकर्ताओं के बीच से, कि अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसको भी मौका दिया जाए। इस वजह से रेखा गुप्ता, जो देखिए रेखा गुप्ता जी की मैं बात बताऊं, तो देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रही हैं, और काफी काम उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किया है। इसके अलावा जैसा कि बता रहे हैं आप कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अध्यक्ष पद पे ही रही हैं, और बाकी विभिन्न पदों पे भी कई जगह पे रही हैं, वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फोरम पे। तो ये भी एक जो है विषय है कि जो है उनको मौका दिया गया था। और एक बात और बताऊं मैं, जब उनको टिकट दिया गया था तीसरी बार, तो ये भी देखा गया था कि उनको मुख्यमंत्री के लिए भी दावेदारी थी। ऐसा नहीं था, भले उनको ना पता हो, लेकिन संगठन में किस व्यक्ति को कहाँ लाना है और किस व्यक्ति को किस जगह पहुंचाना है, संगठन बखूबी समझता है और उस हिसाब से उसकी तैयारी भी करता है। भले किसी को ना पता हो कि मेरे लिए कल को क्या होने वाला है, लेकिन संगठन ही राजस्थान के बारे में कहा गया कि भजन लाल शर्मा को एक आसान सीट दी गई, जबकि वो मांग कोई और सीट रहे थे, पर उनको एक कंपैरेटिवली आसान सीट दी गई। तो इसके पीछे भी लोगों ने कयास लगाया कि पहले से बैक ऑफ द माइंड ये शीर्ष नेतृत्व के मन में चल रहा था कि ये एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अंत में देखिए उन्हीं के नाम पर मुहर भी लगी। जी सौरभ जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि देखिए प्रवेश वर्मा जी के बारे में, प्रवेश वर्मा जी को ऐसा नहीं कि वो खराब नेता थे या संगठन के नेता नहीं थे, या उनका कद बड़ा नहीं था, या फिर उनको इस तरीके से छाट दिया गया कि नहीं आप परिवारवाद न हो जाए, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल ये बात नहीं था कि परिवारवाद को देखा जाएगा, ऐसा था ही नहीं। प्रवेश वर्मा को इसलिए भी नहीं लाया गया क्योंकि कल को उनको और भविष्य में बहुत सारी चीजें उनके लिए रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी उनको जो है सिर्फ दिल्ली के लिए ही केंद्रित किया गया है, उनको हो सकता है, क्योंकि देखिए आप बीजेपी के अंदर जो सोच है ना, वो अब युवाओं को आगे लाने की है, कि वो युवा शक्ति को आगे लाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अब आगे कौन, ये वाला जो प्रश्न है, इसके लिए बीजेपी काम कर रहा है कि अब आगे कौन, तो अब आगे ये है, इनको मौका दिया जाएगा। तो इसलिए उनकी भी तैयारी इस तरीके से हो रही है। तो सिर्फ प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं, आगे आने वाले भविष्य में केंद्र में बड़ी, कहना है कि प्रवेश वर्मा को निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी उनको और मौके मिलेंगे आगे, उनके लिए उम्मीद अभी उनको बांधे रखना चाहिए। फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ तो आज लेने वाले ही। जेपी सिंह जी, आपसे चर्चा हो रही थी हमारी रेखा गुप्ता को लेकर, क्या आपको लगता है कि संदेश देने का प्रयास क्या रहेगा बीजेपी की तरफ से? जो साफ तौर पर नजर आ रहा है वो तो यही है कि भाई महिलाओं को खुश करने का एक प्रयास रहेगा, जो वैश्य समुदाय है उसको टारगेट करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि लंबे समय से आप देखिए कि बीजेपी को कहा भी जाता रहा है कि वो वैश्य समुदाय बनियों की पार्टी, ऐसा कहा जाता रहा है, और मगर कोई मुख्यमंत्री नहीं था तो वो भी खुश करने का एक प्रयास किया गया है। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या हित साधने का प्रयास रहेगा रेखा गुप्ता को बनाकर? नहीं, देखिए ऐसा कहना कि बीजेपी जो है बनियों की पार्टी है, ऐसा ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, गलत है कहना। नहीं, वो ठीक है। अभी हाँ, अभी हमसे पहले जो संदीप जी भाई साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। देखिए जो हर पार्टी का अपना एक सेंटर होता है, हर पार्टी का अपना एक बैकग्राउंड होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बैकग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं संगठन है, ठीक है। और संगठन, सही बात है, ये बहुत अच्छी बात संदीप जी ने बताया, जिसका पहले मैं भी विश्लेषण कह भी रहा था आपसे, कि संगठन इस बात को ही तय करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ है और कहाँ काम कर रहा है, उसको आने वाले समय में क्या दायित्व देना है। लेकिन जब उस बात को हम पार्टी स्तर पे लाते हैं, क्योंकि मैसेज तो पार्टी से देना है, संगठन तो सबके लिए एक जैसा कार्य करता है, लेकिन पार्टी में यह भी देखा जाता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का स्थान, जगह सबका सुरक्षित होना चाहिए। इस चीज को भी देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात को मैसेज देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कार्य किया। और इस तरीके का कार्य करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है जब हम समाज में इस तरीके की बात कर रहे हैं कि समाज में कोई भिन्नता नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, तो हमें ऐसे लोगों को नेतृत्व देना ही चाहिए जो अपने नेतृत्व का एक सही प्रदर्शन कर सके, ताकि हम यह भी सुनिश्चित कर सकें कि समाज के हर व्यक्तियों को हम सही स्थान दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को चुना है, और उनके चुनने के पीछे के जितने भी प्रकार की बातें अभी संदीप जी ने कहा, मुझे लगता है उससे बेस्ट, उससे सही कोई जगह नहीं हो सकता।
क्योंकि कोई व्यक्ति एक बार इलेक्शन हार जाता है, उससे आप उसके संपूर्ण राजनीतिक करियर का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसके प्रीवियस कार्यों को देख करके आगे आने वाले समय में उसको कार्य का कोई बड़ा दायित्व देते हैं, तो संगठन और पार्टी यह दोनों चीजों को कहीं ना कहीं से मुझे लगता है पहले से तय कर लिया था कि किसको किस स्थान पे रहना है, वो पहले से तय था। मुझे लगता है कि कुछ चीजों को लेकर के जो उठापटक थी वो राजनीतिक हर पार्टी में, किसी भी पार्टी में आप देखेंगे तो वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुलन बैठाने के लिए इस कार्य को बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी से कहीं ना कहीं से करने में वो लोग माहिर हैं, क्योंकि उनके पास एक पुराने संगठन का बहुत अच्छा उनके ऊपर कार्य करने की अपनी उनकी पद्धति है। दूसरी बात है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप देखें कि इससे पहले भी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं से महिला थी, बीजेपी ने उसके पहले भी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देने का कार्य किया। तो वो दोनों चीजों को लोगों के मन में जो एक भाव था कि ठीक है, आतिशी जी थी, सुषमा स्वराज थी, और कहीं ना कहीं जब इससे पहले शीला दीक्षित जी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर थी, तो उनके कार्यों की प्रशंसा आज हर कोई करता है। किसी भी पार्टी में लोग हों तो वो सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। आप देखे होंगे कि जब मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को अपने सीट से हरा दिया था, तो स्वयं मनोज तिवारी शीला दीक्षित से मिलने उनके घर गए थे। इसलिए गए थे कि आपने किस प्रकार का अपने विधानसभा में कार्य किया है, कौन से कार्य की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि उन सारे कार्यों की पुनरावृत्ति हो, अच्छे कार्यों को एक सही राह दिया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि महिला का चुनाव हुआ है, और जिनका चुनाव हुआ है उनके कार्यों को देखते हुए उनका चुनाव, उपलब्धि और उनका कार्य ही देख करके कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने उनको आगे लाया है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में महिलाओं ने एक बड़ा रोल प्ले किया है इस इलेक्शन में। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कई सारी छोटी बड़ी प्रॉमिस भी की गई हैं। तो महिलाओं को जो एक अपने से जुड़े हुए व्यक्ति से एक आशा होता है, कहीं ना कहीं अपने समाज से जुड़े हुए, अपने परिवार से जुड़े हुए, अपने तरीके से लोग, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आदमी अपनी बात को बहुत ठीक से कह पाए। तो बीजेपी ने इन सारे समीकरण को सेट करते हुए, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कहीं ना कहीं से उन्होंने रेखा गुप्ता जी का चुनाव किया है। और मुझे लगता है कि ये निश्चित, क्योंकि इनका देखिए स्टूडेंट पॉलिटिशियन एक ऐसा पॉलिटिक्स होता है जो व्यक्ति अपने ग्राउंड पे रहते हुए सारी चीजों को सीख लेता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से उन्होंने राजनीति किया है, विद्यार्थी जीवन से रहते हुए उन्होंने दिल्ली में डूसू का प्रतिनिधित्व किया है, और डूसू का प्रतिनिधित्व करने के नाते, दिल्ली विश्वविद्यालय का राजनीति करने के नाते उन्होंने छोटे छोटे चीजों को दिल्ली से उन्होंने पर आप सीखा है, देख पा कहाँ रहे पे क्या हैं समस्या है, कहाँ प्रधानमंत्री पे क्या नरेंद्र प्रॉब्लम है। मोदी तो मुझे लगता है पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। सभी का अभिवादन वो कर रहे हैं। सभी जो तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के 20 राज्यों से आए हुए हैं, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों से, सभी से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त वो पवन कल्याण से बात कर रहे हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार तो नहीं आ पाए पर जेडीयू की तरफ से उनको भेजा गया है। चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा आपको नज़र आ रहे हैं पीछे, नायब सिंह सैनी नज़र आ रहे हैं, मोहन यादव नज़र आ रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सभी बड़े लोग पहुंच चुके हैं। जितने भी तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के और सहयोगी दलों के। प्रधानमंत्री अब जनता की तरफ मुखातिब हैं और जनता का अभिवादन कर रहे हैं स्पीकर। मुझे लगता है अब किसी वक्त शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो सकता है, क्योंकि अली साहब पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, सभी बड़े जो नेता हैं, शख्सियत है, वो पहुंच चुके हैं, जनता पहुंच चुकी है। तो किसी वक्त मुझे लगता है कि देखिए 6 जो लोग मंत्री बनने हैं वो भी सब लाइन से खड़े हुए हैं। प्रवेश वर्मा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, पंकज कुमार सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, ये 6 वो लोग हैं, 6 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ भी मुझे लगता है आज लेंगे। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो शपथ ग्रहण समारोह किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता को चुनाव के पीछे आखिर क्या कारण रहा होगा, क्या कहानी रही होगी, तो वो हमारे एक्सपर्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं लाइव में, सतेंद्र सिंह जी। सतेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं रेखा गुप्ता को, चुनाव को? रेखा गुप्ता का चुनाव जो है, बीजेपी, जैसे मैंने वो कल भी कहा था, बीजेपी जो है एक विचारधारा की पार्टी है, और इस जो जीत हुई है, दिल्ली की जीत, ये बीजेपी के सांगठनिक कुशलता का परिणाम है। किसी एक व्यक्ति का रोल हो सकता है,
लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन ये कुल मिला के बीजेपी के संगठन की जीत थी। अब चाहे उसकी मात्र शक्ति रही हो या जो उसका मात्र संगठन हो रहा हो, तो रेखा गुप्ता एक अच्छा चयन है, क्योंकि ये जो छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं, ऊपर से जो देखेंगे आप पार्षद भी रही हैं, फिर संगठन में बहुत कहते हैं जमीनी स्तर पर कार्य करके आई। तो बीजेपी ने एक जो यहाँ मैसेज दिया है इनके चुनाव के माध्यम से, एक तो मात्र शक्ति को जो है महत्व दिया, और फिर फिलहाल केजरीवाल के सामने भी एक लकीर खींच दी है कि दिल्ली में उनके सामने एक महिला सीएम देकर कहीं ना कहीं केजरीवाल अब पहले से ज्यादा घिरे नजर आएंगे। दूसरा, उनकी जो शीश महल को जैसे आज उन्होंने कहा म्यूजियम बनाएंगे, और शराब पॉलिसी, इन सब जगहों पर अगर देखेंगे तो केजरीवाल पहले से भी घिरे थे। अब एक महिला द्वारा जब बीजेपी ने एक नेतृत्व दिया है एक महिला को, तो केजरीवाल के ऊपर भी दबाव बनेगा कहीं न कहीं। जब आतिशी को हटाया या टेम्परेरी सीएम जो कहते थे, शायद अब नेता प्रतिपक्ष अब उनको जो है आतिशी को बनाना पड़ेगा। दूसरा जो है, बीजेपी ने एक बहुत साफ मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि बीच में कुछ लोग कहते भी हैं कि पर्ची वाले सीएम या वो नहीं, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जो है एक असीमित संभावना देती है। और कुछ हर दल में होता है, कुछ लोगों को लगने लगता है कि असीमित संभावना हमारे पास है, तो ये सब पर विराम लगाते हुए और ये स्पष्ट किया है इस चयन के द्वारा कि बीजेपी की जो दिल्ली में जीत थी वो सबका साथ, जो सबका विकास उनका नारा है, उसकी जीत थी। किसी एक समुदाय का अगर बनाते, जाट समुदाय से या पूर्वांचल समुदाय से, अन्य समुदायों का जो है एक तरह से नुकसान की आशंका होती निकट में। लेकिन रेखा गुप्ता इन सारे समीकरणों में मुफीद थी, महिला थी, और एक तरह से साहिब सिंह वर्मा जी की जो पुरानी सीट थी उस सीट को बरकरार रखा और ये दिखाया कि हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है, उसका विचार महत्वपूर्ण है। तो साहिब सिंह वर्मा की भी एक विरासत है शालीमार बाग की सीट, दूसरा एक महिला है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छा चयन है। और बार बार मैं यही कहूंगा कि जो बीजेपी की जो वैचारिक की पार्टी है, वैचारिकी की, वो इस चयन से स्पष्ट हो रहा है और अन्य जगह राजस्थान मध्य प्रदेश में भी वो स्पष्टता हमें देखने को मिली। और रेखा गुप्ता का जो एक काम रहा है, और लगातार एक ही सीट से वो 3 बार लड़ती रही, और देखेंगे तीनों बार उनका क्रमशः अंतर जो है जीत हार का कम होता होता है। इस बार काफी अच्छा अंतर था। तो एक अनुभव जो है रेखा गुप्ता जी के पास है ही एमसीडी में काम करने का, और निसंदेह एक तरह से जो मुख्यमंत्री का काम होता है अपने मंत्रिमंडल में समन्वय बनाना, क्योंकि दल में समन्वय तो अध्यक्ष बना लेंगे या संगठन के अन्य लोग बना लेंगे, लेकिन एक मंत्रिमंडल में समन्वय भी बनेगा, क्योंकि उनके नेतृत्व से शायद ही किसी को दिक्कत हो, और एक सहमति बनती दिख भी रही है, और एक अच्छा जो है कार्य मतलब कर सकते हैं। अगर अच्छा कार्य होगा कि नहीं होगा उस पर नजर तो हमारी भी रहेगी, मुझे लगता है दिल्ली की जनता की भी रहेगी, क्योंकि तमाम बहुत सारे वादे किए गए हैं। आपने कहा कि शीश महल का मुद्दा उन्होंने छेड़ा है और कहा है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। अरविंद केजरीवाल पर आपने कहा दबाव रहेगा कि भाई एक महिला और मुख्यमंत्री उनके सामने हैं, तो मुझे लगता है दबाव जो है रेखा गुप्ता पर भी रहने वाला है, क्योंकि वादे बहुत सारे बड़े बड़े किए गए हैं। जी, एक बड़ी चीज़ है कि बार बार की देखिए, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से 1993 में सत्ता में आती है और 3 बार अपने सीएम बदलती है, 3 सीएम बनाती है और आखिर में वो सत्ता में वापसी नहीं करती। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रहती हैं। 2013 में खास तौर से दिल्ली की सियासत में जो उदय होता है वो अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल के आने से जो झटका कांग्रेस के जरूर सियासी आधार खसका, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी कोर वोट बैंक खिसका था। खास तौर से जो दिल्ली के अंदर वैश्य समुदाय का वोट था उसमें भी एक बड़ी सेंध लगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर था कि दिल्ली में खास तौर से जो एक समय बीजेपी का कोर वोट बैंक था उसको वापस लाए और उसको मजबूती बनाए रखे, उसकी भी कोशिश है। तो उसके पीछे यह है कि अगर वैश्य उधर से केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से थे, उस एक तो काट इसको रेखा गुप्ता के जरिए अरविंद केजरीवाल की एक काउंटर तो उनके वैश्य वोट पे किया गया। दूसरा जो काट किया गया कि एक महिला मुख्यमंत्री है, इस पे ज्यादा आक्रामक भी केजरीवाल उस तरह से नहीं हो पाएंगे। हालांकि वो शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की सत्ता नहीं है, उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम थे। लेकिन अभी जो खास तौर से है उनके सामने एक बात आपने अभी जरूर कही है कि उनके सामने निश्चित तौर पर चैलेंजिंग बहुत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में बहुत तमाम वादे कर लिए हैं। खास तौर से वो वादे किए हैं कि जो केजरीवाल सरकार की जो फ्री वीज स्कीम है वो तो जारी रहेंगी, इसके अलावा और लंबा चौड़ा जो है वादे हैं उनको पूरा करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मतलब एक चिंता का विषय बनाएगा। ये बड़ा चैलेंज है, और कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने वादा किया है कि हम पहली कैबिनेट में ही हम पास करेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी खास तौर से ये चीज़ है कि उनको पूरा करना।
दूसरी चीज़ यह है कि क्या केजरीवाल के सियासी कद के बाद जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सत्ता में आए या शीला दीक्षित आई, उन्होंने अपने एक ब्रांड इमेज इस्टेब्लिश की और उस ब्रांड इमेज में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 3 सीएम बदले, वो ब्रांड इमेज कोई नहीं इस्टेब्लिश कर पाया। मदन लाल खुराना निश्चित तौर पे बड़े नेता थे, बाद में उनको दोबारा आजमाया गया तो वो फेल्योर हो साबित हुए दिल्ली में। इसके बाद पंजाबी तौर पे विजय कुमार मल्होत्रा को लाया गया, हर्षवर्धन को लाया गया, तमाम दांव जो है बीजेपी की कामयाबी में। इस बार किरण बेदी को लाया गया, वो भी किरण बेदी को भी, हाँ। और इस बार चुनाव में बिना किसी चेहरे के लड़े गए, पीएम मोदी के नाम और काम पे चुनाव लड़ा गया है। अब सत्ता में आके रेखा गुप्ता के सत्ता का ताज उनके सिर सजने जा रहा है, तो उनके सामने चैलेंज भी है।